नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जिससे हम सब और हमारे आसपास की हर चीज बनी है। तो चलिए अपनी इस सफर की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें ब्रह्मांड के इन बुनियादी हिस्सों को समझने में मदद करेगा। और उस सवाल का जवाब वो शुरू होता है परमाणु यानी एटम और उसके सबसे बुनियादी कणों से। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो ये हैं वो तीन मुख्य खिलाड़ी जिन्होंने विज्ञान को लेकर हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और न्यूट्रल यानी बिना किसी चार्ज वाला न्यूट्रॉन। अब देखिए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले काम नहीं करते। ये परमाणु के बिल्कुल बीच में यानी केंद्र में एक साथ कस कर बंधे होते हैं और इसी केंद्र को हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। आप इसे परमाणु का पावर हाउस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कण तो हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये एक परमाणु के अंदर आखिर जमे कैसे होते हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को कई दशकों तक उलझाए रखा। तो चलिए उनकी इस दिलचस्प खोज की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहली बड़ी कोशिश की थी जे थॉमसन ने। उनके मॉडल में परमाणु को एक पॉजिटिव चार्ज वाले गोले की तरह सोचा गया था, जिसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे, कुछ वैसा ही जैसे किसी तरबूज के अंदर उसके बीज। लेकिन ये जो सीधी सादी सी तस्वीर थी ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि नए प्रयोगों से कुछ ऐसे नतीजे सामने आने लगे जिन्हें ये मॉडल समझा ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैदान में आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका प्रयोग सच कहूं तो एक क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने असल में किया क्या, सोने की एक अविश्वसनीय रूप से पतली पन्नी पर छोटे छोटे अल्फा कणों की बौछार की, ये देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर है क्या। और जो नतीजे आए ना, वो सचमुच हैरान कर देने वाले थे। रदरफोर्ड ने पाया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन केंद्र में एक बहुत ही छोटी घनी सी जगह पर इकट्ठा है, जिसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस का नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस एक खोज ने परमाणु को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी थी। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं तो फिजिक्स के नियम कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देनी चाहिए और आखिर में नाभिक में गिर जाना चाहिए। मतलब इस मॉडल के हिसाब से तो परमाणु स्थिर हो ही नहीं सकता, और अगर परमाणु स्थिर नहीं है तो किसी भी चीज का अस्तित्व कैसे हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है नील्स बोहर की। वो एक ऐसा शानदार समाधान लेकर आए जिसने न सिर्फ इस स्थिरता वाली समस्या को सुलझाया, बल्कि हमें परमाणु की आज की समझ के बहुत करीब भी ला दिया। तो बोहर का आइडिया ये था, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमने के लिए आजाद नहीं है। वो सिर्फ कुछ खास तय कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्थल या एनर्जी लेवल्स कहा गया। और सबसे कमाल की बात यह थी कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी खास कक्षा में हैं, वो कोई ऊर्जा नहीं खोते। बस इसी एक विचार ने परमाणु को ढहने से बचा लिया। यह हमारी समझ में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो बोहर के मॉडल ने हमें सिर्फ यही नहीं बताया कि परमाणु स्थिर क्यों होते हैं, बल्कि उन्होंने हमें कुछ नियम भी दिए। ये नियम तय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तरों में किस तरह से भरे जाएंगे। ये नियम बोर-बरी स्कीम के नाम से जाने जाते हैं और ये काफी आसान है। पहला नियम, हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसकी एक सीमा है जो 2n² फॉर्मूले से तय होती है। दूसरा नियम, सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले अंदर वाली कक्षाओं को भरते हैं और फिर बाहर की तरफ जाते हैं। है ना सिंपल। इलेक्ट्रॉनों की ये जो पूरी व्यवस्था है ना, यही हमें सीधे केमिस्ट्री के एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर ले आती है, संयोजकता यानी वैलेंसी। असल में वैलेंसी ही वो चीज है जो तय करती है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे जुड़ेगा और अणु यानी मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा। इससे ये भी समझ आता है कि कुछ तत्व जैसे कि नोबल गैसें, नियॉन और आर्गन, वो इतनी स्थिर क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी सबसे बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। उनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए वो किसी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करती। तो अब जब हमारे पास ये नियम है तो हम एकदम सटीक तरीके से ये बता सकते हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व से अलग क्यों और कैसे होता है। ये सब कुछ 2 जरूरी नंबरों पर आकर टिक जाता है। पहला है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन की संख्या होती है। आप इसे किसी तत्व का पहचान पत्र समझ सकते हैं। यही बताता है कि वो तत्व कौन सा है। और दूसरा है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर।
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है। ये हमें बताता है कि एटम कितना भारी है। अब यहां से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। देखिए, एक ही तत्व के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। इनमें प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं, पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। और फिर आते हैं समभारिक या आइसोबार। ये अलग अलग तत्व होते हैं जिनका कुल वजन एक जैसा होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। दूसरी तरफ कैल्शियम 40 और आर्गन 40 समभारिक हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं, बस इनका वजन एक बराबर होता है। तो इन सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि बस कुछ गिने चुने कणों और आसान से नियमों से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया बनी है नहीं कमाल की बात? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड के और न जाने कितने गहरे रहस्य हैं जो ऐसे ही सरल सिद्धांतों पर टिके होंगे और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।